आज हम सत्येंद्र सिंह बेनीवाल का इंटरव्यू करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, सुबह मैंने वीडियो डाली थी टेलीग्राम पे, तो मैंने आपको नोटिफाई कर दिया था कि आज हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं। तो इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। इन्होंने अभी रिसेंटली 2021 के अंदर 115 रैंक अटेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इनकी लाइफ के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था और फाइनल अटेम्प्ट था। इन्होंने पहले 2 अटेम्प्ट भी दिए थे, शायद कुछ प्रॉब्लम से वो रह गए थे। तो आज इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि पेपर 2 को या फिर CAPF एज अ होल कैसे आपको हैंडल करना है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो CAPF का कंपटीशन है इंक्रीज हो रहा है। कुछ हेल्प जो है आपकी, सत्येंद्र जो आपकी हेल्प करेंगे, शायद उससे कुछ आपका बेटर हो सकता है। कैसे आप इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग में, ठीक है। क्या आपको इस इंटरव्यू से मिलेगा, ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी, कुछ आपको टिप्स मिलेंगी कि कैसे हैंडल करना है इस एग्जाम को, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आई थिंक 50 डेज रह चुके हैं इस एग्जाम को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सत्येंद्र, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या फीलिंग थी आपकी सिलेक्शन होने के बाद जब आपने उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखा? किसने बताया, आपने खुद चेक किया या फिर किसी और ने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया? सर, मैं बेसिकली उससे पहले दिन ये आने की बात थी कि उससे पहले दिन रिजल्ट आ जाएगा, आया नहीं। फिर उस दिन भी शाम, उस दिन 3 साढ़े 3 के आसपास मैं सो गया था और अराउंड 3:40 के अराउंड ये आया था। तो मेरे पास एक कॉल आई थी जो किसी और काम के लिए थी। फिर मैं उठा, फिर मैंने देखा कि टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा था एक ग्रुप जिससे मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ पे 3-4 बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन सो एंड सो। मुझे लगा गई भैंस पानी में इस बार भी। फिर मैंने खोला उसको, तो मैं चलो देख तो लेते ही हैं। तो खोला उसको, तो नाम टाइप किया तो SAT पे 2 बंदे थे वहाँ पे। फिर मैंने जब Y किया तो एक बंदा रह गया और वो पूरा मेरा नाम दिखा रहा था। उसमें नाम दिखा? तो नाम दिखते एकदम धक्का सा लगा है, मतलब क्या खुशी में, मतलब बढ़िया हो गया फाइनल। मतलब यूज्ड टू हो आप इस चीज़ों से? आपने बहुत सारे लाइफ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये था कि बस क्या ही बताऊं क्या था। अच्छा, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बस सही था। खुशी सी भी थी और मतलब सेटिस्फेक्शन तो क्या ही बोलूंगा, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या। हाँ, हो गया मतलब। अब तो पता है, मतलब सिलेक्शन हो गया अब आपको, और जल्दी अलॉटमेंट हो जाएगी और फिर आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। अच्छा, तो जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई, ये एग्जाम है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इतना पढ़ना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा मत पढ़ो। तो बेसिक चीजें आप आ जाते हैं। पहले पेपर 1 पे बात कर लेते हैं। आने वाले कितने 50 दिन में, ठीक है, 50 दिन में आप ये बताइए क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1। अगर आपने स्पेशली कुछ पढ़ा है या फिर आप नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो, उस हिसाब से आप बता सकते हो। कुछ भी आपको फैब्रिकेटेड वर्क करने की, मतलब कोई भी बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स का, क्योंकि वो अपनी स्टडी को घंटों के हिसाब से डिवाइड करते हैं। आप कैसे पढ़ते थे? क्या आप दिन में ऑब्जेक्टिव लेके चलते थे या कैसे पढ़ते थे? सिर्फ पेपर 1 के बारे में बताइए, क्या क्या सब्जेक्ट हैं और कैसे डील करना है। तो पेपर 1 का बेसिकली ये है, इसमें पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए सारे, ठीक है, और उससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। तो उससे आपको खुद बैठ के वो रिगरस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि फिर आपको एक एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा कि साइंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में इतनी डेप्थ में नहीं पूछे जाते सवाल, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर सवाल देखेंगे। और अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो उस चीज़ पे, तो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। और बाकी बात रह गई 50 दिन वाली। 50 दिन में मैं तो नहीं कर पाया था, लेकिन मैं एडवाइस जरूर करूंगा कि आप जितनी टेस्ट सीरीज अभी लगा सकते हैं लगा लें। इट विल बी बेटर। आपकी एक तो रिविजन होगी उससे, और आपको ये पता लगेगा कि आप गलतियां कहाँ करें। ये हो कि अगर आप टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा पढ़ें, ताकि आपके मेन एग्जाम में वो गलत ना हो। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा हो तो वो गलत ना हो। क्योंकि पेपर 1 ऐसा है, इस बार कुछ बच्चों के मार्क्स पेपर 1 में 200 भी टच कर चुके हैं। हाँ। वो कोई एक के शायद 198 थे, एक के शायद 200 थे। वो किसी रीजन की वजह से इंटरव्यू देने नहीं गए जा पाए। तो इसका मतलब ये है कि गेटिंग 200 इन पेपर 1 इज पॉसिबल। तो मेरे इतने नंबर थे नहीं पेपर 1 में, मतलब मेरे जितने थे एवरेज थे। तो इट इज गेटेबल। अगर आप मेहनत करोगे तो इट इज गेटेबल। तो आप 200 तक, अगर आपने सीधा सा हिसाब है, इस बार कट ऑफ गई है अराउंड 346 345 ऐसे कुछ है। तो अगर आप ये देख लो, आप 200 नंबर पेपर 1 में ही ला रहे हो, और आप गिर पड़ के अगर पेपर 2 अगर आप पूरा कंप्लीट भी करके आ रहे हो, तो आपके 70-80 नंबर वहाँ पे पक्के हैं। बाकी बचा इंटरव्यू। बाकी अगर सीधे 270 तो आप वैसे ही ले रहे हो, और इंटरव्यू में भी कम से कम आप 70 नंबर भी ला रहे हो, 70-80 नंबर तो आपके आ सकते हैं।
ठीक है, तो ये थी स्ट्रेटेजी हमारी पेपर 1 से रिलेटेड। पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इन्होंने कहा कि अगले जो 50-55 दिन है बहुत मुश्किल है, और इस टाइम पे आप जितनी टेस्ट सीरीज कर सकते हो उतना बेटर है, जितनी नंबर ऑफ रिवीजन कर सकते हो बेटर है। 3-4 चीजें ये ध्यान में रखनी है। किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, और रिवीजन जितनी हो सकेगी उतना बेटर है। प्लस क्या हमें मल्टीपल सोर्सेज का यूज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक तो सोर्सेज बताओ अपने। मेरे वही पॉलिटी के लिए थे लक्ष्मीकांत, उससे बाहर कुछ नहीं, ना एनसीईआरटी ना आरडीडी, बस बहुत सारे नाम। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ लक्ष्मीकांत। मैंने लक्ष्मीकांत। लेकिन एक हाइप आजकल ये बोलते हैं लक्ष्मीकांत से हैंडल नहीं होता पेपर। अभी मैं गलती हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब गलती हो जाती तो दिक्कत नहीं। अभी मैं झूठी मोटी कोई किताब का नाम बोल दूं तो मेरे लिए वो ठीक नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं। मैंने पढ़ी लक्ष्मीकांत बस, उसके बाद कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत। और हिस्ट्री के लिए क्या फॉलो किया आपने? हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ी थी स्पेक्ट्रम, मॉडर्न राजीव अय्यर वाली मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट और मिडिवल के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटीज है, ओल्ड एनसीईआरटी, हाँ, उनके मैंने मेरे हिसाब से नोट्स बना लिए थे, ताकि मुझे वो किताबें पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने पहली रीड में नोट्स बना लिए थे उसके, तो मैं उन नोट्स की क्विक रिवीजन करके गया था मेडिवल और एंशिएंट के लिए। ठीक है, मेडिवल और एंशिएंट की, तो प्रीवियस ईयर देख के गया था, मतलब प्रीवियस ईयर मैंने हर टॉपिक के देखे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ हमें सीएपीएफ के करना है या सिविल सर्विस के मिल जाए यार, और भी सीडीएस के मिल जाए, एनडीए के मिल जाए, जहां से मिल जाए कर लो, ऐसा कुछ है? मैं तो ये बोलता हूँ पहला प्रेफरेंस आप तो प्रीवियस ईयर को, फिर टेस्ट सीरीज पे आओ। पहले सारे प्रीवियस ईयर उठा लो, यूपीएससी के उठा लो, यूपीएससी सीएससी के उठा लो, सीएपीएफ के उठा लो, सीडीएस के उठा लो, एनडीए के उठा लो, जितने हो सकते हैं सारे एक जॉट डाउन कर लो कि पॉलिटी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से ये आ रहे हैं, जिससे जो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा, आपके सारे टॉपिक उसमें कवर होते जाएंगे। वो एक्सरसाइज आप एक बार कर लें, फिर आप टेस्ट सीरीज पे आए। मेरा तो ये मानना है, बाकी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज बंदे के हिसाब से चेंज होती है। तो ये बात आपने सही की। पहले हमें प्रीवियस इतने क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन बैंक देखिए ना सिविल सर्विस के अभी तक, क्योंकि आपको मार्केट में 1970 से जो अभी तक सिविल्स हो चुके हैं, और अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन बैंक है, सीडीएस का भी क्वेश्चन बैंक है। अगर उनको ही कर लोगे ना, आप कोई मार्केट से टेस्ट सीरीज ना भी परचेज करो। आपके चैनल पे भी देखा था मैंने, आपके चैनल पे प्रीवियस ईयर जो सॉल्व करवा रखे हैं साइंस से रिलेटेड। हाँ, वो तमन्ना मैम ने सोल्व कराया है, जो साइंस के हैं। अभी जो आशु सर है वो भी करा रहे हैं। हाँ, तो वो दैट इज द बेस्ट। आप वीडियो के साथ साथ अगर देख लो उस चीज को, क्योंकि वो एट दैट मोमेंट वहाँ का वहाँ खत्म हो जाता है। एक तो बैकलॉग नहीं रहता कि करूंगी। उससे एक आइडिया लग जाएगा गाइस आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इमीडिएटली आपके सामने सॉल्यूशन है, तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, हमने अभी पॉलिटी के बारे में बात कर ली, हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, और अभी ये बताओ इसके बाद आपको कौन सा लगता है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट जिसको हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? मेरे हिसाब से फर्स्ट, अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं तो फर्स्ट विल बी साइंस, सेकंड विल बी पॉलिटी, थर्ड विल बी मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, फोर्थ विल बी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, फिफ्थ पे मैं रखूंगा हिस्ट्री को, और सिक्स्थ पे मैं रखूंगा इकोनॉमिक्स को। करंट अफेयर्स का आपने कहीं पे नाम नहीं लिया, और मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो, करंट अफेयर्स क्या हमें रिलाई करना चाहिए करंट अफेयर्स पे या नहीं? करंट अफेयर्स वो चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, आप पढ़ो, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा दिन उसी में लगे रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर 250 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से कितने ही सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के? 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। पहले आप अपनी स्टैटिक खत्म करो, और आपको करंट अफेयर्स ये नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठे और आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया। करंट अफेयर्स पूरा प्रोसेस है, पूरे एक साल का प्रोसेस है। और करंट अफेयर्स में अगर आपके क्वेश्चन फंस रहा है तो फंस रहा है, नहीं फंस रहा है तो नहीं फंस रहा है। पहले आप अपनी स्टैटिक सॉलिड करो, और साथ साथ में करंट अफेयर्स को लेते हुए कई चीजें ऐसी करंट से, जैसे अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लक्ष्मी, मतलब वो पॉलिटी या तो आप उसको करंट में गिन लो या उसको पॉलिटी में गिन लो, क्वेश्चन आना है उस चीज पे। तो आपको मतलब आप एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये करंट अफेयर्स हो गया, ये पॉलिटी हो गई, मतलब दोनों की एसिमुलेशन है वो चीज। सही कहा आपने कि कोई इस पे एक तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, प्लस आपने बोला कि यार जितना ज्यादा हो स्टैटिक पे फोकस करो, क्योंकि मैंने देखा है 75% ऑफ द टाइम पीपल आर बेसिकली डिनोटिंग टू द करंट अफेयर्स, जो कि गलत है, अपोजिट कर रहे हैं, जो कि 75% टाइम उनको इस पे स्टैटिक पे लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सोर्स क्या है, कहाँ से आने वाला है, सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स पे रहना, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। सबको ये लगता है यार वो मंडेन सा काम है, बार बार वही करना है, कुछ वैल्यू ऐड हो नहीं रही, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई, आपको वहाँ पे कोई इतनी वैल्यू ऐड करके नहीं जाना है। करंट अफेयर आप करिए, जैसे सत्येंद्र 25 क्वेश्चन आते हैं सपोज कीजिए करंट अफेयर के, 25 में से अगर आप सिंपल न्यूज़पेपर भी फॉलो करें, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो, एक मैगजीन पढ़ लेते हो, तो क्या आप 11 से 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल सिंपल आते हैं कुछ तो, बाकी बचा तो 10 का खेल,
उसमें अगर आप अटेम्प्ट भी करोगे, कितना ही करंट अफेयर पढ़ लो, शायद इतना बेटर आप नहीं कर पाओगे। क्या आप एग्री करते हो? बिल्कुल सर। करंट अफेयर्स में एट द एंड ऑफ द डे आप फॉलो क्या करोगे कि कौन सी जगह न्यूज में थी, वो तो आपने लोकेशन वाले फॉलो कर लिए। फिर अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आएगा ही लक्ष्मीकांत से उठ के। अगर प्रेसिडेंट के चुनाव प्रेसिडेंट से आएगा, असेंबली में कुछ नई चीज हुई है तो वहां से आ जाएगा। फिर रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कोई एक्सपर्टीज टर्म पूछ ली, वो आपको वैसे नहीं आएगी। तो हाँ, करंट अफेयर्स इज एन एसेंशियल पार्ट। करंट अफेयर्स एसेंशियल हो जाती है पेपर 2 के लिए। वो जब हम पेपर 2 की बात करेंगे तब मैं बता दूंगा कि मेरी क्या करंट अफेयर्स वहां पे वैल्यू ऐड कैसे करी करंट अफेयर। करंट अफेयर्स इज नेसेसरी एंड करंट अफेयर्स इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, तो करंट अफेयर्स का हमने बात कर ली कि किस प्रायोरिटी पे आपको सेट करना चाहिए। आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में एक बात कही थी, जनरल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, जो आपने बात की थी, ठीक है, रीजनिंग वाली, वो मुझे सही लगी क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं उसके, और 20 अगर आप 18 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, 18 चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, 16 कर दो, 32 नंबर आपके वहां से बन गए। 32 नंबर बहुत होते हैं। अगर आपके सपोज करो 100 नंबर आ रहे हैं, आपके 85 क्वेश्चन ठीक हो पाए एनजीएस वाले पार्ट से, प्लस 32, ठीक है, बहुत ज्यादा बूस्ट है उसके अंदर 32। और आप देखोगे 138 कुछ पे शायद इस बार पेपर 1 की कट ऑफ रही थी, है ना? 138 कुछ की करंट ऑफ हो रही थी, कट ऑफ, ठीक है। बट फिर भी आपको देखना पड़ेगा कितनी ज्यादा आपको एक उस वो वाला जोन होता है ना, जो थोड़ा सा डेंजरस सा जोन होता है, जिसमें आपके नंबर इतने ज्यादा नहीं बन रहे होते, वहां पे आपका ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर आपके सामने है ना, उस पे टाइम इन्वेस्ट करो। करंट अफेयर्स पे इन्वेस्ट करने का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। बहुत सारी मैगजीन है मार्केट में, फॉलो कर सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद मुझे ज्योग्राफी पर थोड़ी बात करनी है। ज्योग्राफी के लिए 4 बुक बोलते हैं कि सीयूपीएफ में 4 बुक हैं। इंडियन जो आप बोलते हो, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, प्लस फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्लस एक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। 4 ये ज्योग्राफी है भर के। चारों फॉलो करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं इसमें से। मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी। कौन सी? जो 11th 12th की एनसीईआरटी। 2 या 4? 2। इकोनॉमी वाली नहीं पढ़ी मैंने, और जो पहली 11th की दोनों, और 12th की शायद वो इंडिया वाली है, वो पढ़ी थी। जीसी लॉन्ग पढ़ी आपने? नहीं, जीसी लॉन्ग मैंने एक बार उसके गो थ्रू हुआ था, ठीक है। मुझे ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली मैं लास्ट में प्रेफरेंस देता हूँ उसको, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ होने के बाद जीसी लॉन्ग मैंने एक बार देखी थी, उसमें टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है लास्ट में, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे आपके लिए सफिशिएंट वीडियोस अवेलेबल है उस चीज के लिए। तो आपने वो टेम्परेचर रीजन्स हैं, मतलब जो वर्ल्ड मैप है ना, वो उसको अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे ट्रॉपिकल है, यहाँ पे ये है, और ब्रीफ सा वो आप मैपिंग एक्सरसाइज में कवर कर सकते हो। जो जीसी लॉन्ग का लास्ट पार्ट है, मैप उठाओ, मैप में वो लोकेशन मार्क करो और मोटा मोटा ये मार्क कर लो कि वहाँ पे खेती कैसे होती है। खेती कैसे होती है तो उसको उस चीज से इंटरलिंक कर लो कि वहाँ पे खेती कैसी होती है, तो लोग ऐसे होते हैं, श्रब्स ऐसे होते हैं, वो सारी चीज आपको मैपिंग से, तो जीसी लॉन्ग का आधा पार्ट वहाँ पे खत्म हो जाता है। अच्छा। और वो क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी के लिए लोग पढ़ते हैं उसको, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसके बाद मैंने दोबारा पेपर के टाइम पे तो पढ़ी नहीं, मैंने बस टाइम कंस्ट्रेंट होगा। हाँ, 11th 12th के ऊपर वहाँ जो मेरे हाथ में है उस चीज को बार बार रिवाइज करता हूँ। उस टाइम पे अगर मैं जीसी लॉन्ग उठाता तो शायद नहीं हो पाती मेरे से, सो इट वाज बेटर कि मैंने 11th और 12th वाले पे कंसंट्रेट करके। और अच्छा, अब ये बताओ हम पेपर 2 के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ी स्ट्रेटेजी बताओ पेपर 2 के लिए। अगर भाई हम थोड़ा थोड़ा इतना भी कर लेंगे ना, तो अगर 2 स्ट्रेटेजी बताओ, एक तो एवरेज मार्क्स वाले की, और दूसरा जिसको पेपर 2 में 105 या 10 चाहिए। पहले एवरेज, मतलब जिसके पास टाइम कम है और फर्स्ट टाइम लिख रहा है, फिर सेकंड टाइम लिख रहा है, तो भाई ये करके चले जाओ, इतना आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। ये करोगे तो ज्यादा चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाती है पेपर 2 में, ठीक है। बॉटमलेस सी है, मुझे ऐसा लगता है। पेपर 2 में तो आप बेटर बता सकते हो, आप पढ़ा वो तो मैं करा ही रहा हूँ। लेकिन तो आप जो कहोगे शायद आप थोड़ा सा उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप बता रहे हो, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा बताओ, अपनी स्ट्रेटेजी बताओ कि सर क्या आप ऐसे ही जाके बैठ के लिख दिया था या कुछ किया था प्रैक्टिस? पेपर 2 में पहली बात, पेपर 2 में मैंने पहले पेपर 2 आप देख लो कैसा सा है, क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद आपको पहले बात दिमाग में लेके चलो कि कुछ भी हो पेपर कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट रहा है वहां पे, तो आप रेस से कंप्लीटली तो शायद नहीं पारोगे, लेकिन आप वही बॉर्डर वाली केस पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर पेपर 2 आपका कंप्लीट है तो आप ये मान के चलो आपके वहां पे 80 नंबर जो एवरेज नंबर है तो वो आ जाएंगे, अगर आप पूरा करके आए उसको, तो वो वहाँ पे वो बात आ जाएगी। तो पेपर 2 में मैंने पहले देखा, पेपर 2 में मैंने प्रीवियस ईयर उठाई। प्रीवियस ईयर हर पेपर की रामबाण है, आप कोई पेपर उठा लो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर उठाए, प्रीवियस ईयर में मैंने
देखा कि जो एसेज के टॉपिक है वो सारे मैंने एक थीम पे पूछे जा रहे हैं। इंसर्जेंसी में हर 6 आते हैं और उसमें से आपको 4 लिखने हैं। हाँ। तो हर साल इंसर्जेंसी या इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन बनता है। तो उस चीज पे आप अपना पहले ही मटेरियल तैयार कर लो कि ये क्वेश्चन आएगा, डायग्राम्स तैयार कर लो, फ्लो चार्ट तैयार कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आंसर को अलग बनाएगा वो आपका या तो डायग्राम। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आप बोल रहे हो कि उसमें हम डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम उसमें डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हैं? बना सकते हो, आपके सामने एग्जाम्पल है, बना के आए हैं, अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, डायग्राम फ्लो चार्ट आप पहले से बना सकते हो। आपने इंटरनल सिक्योरिटी में कोई डायग्राम बनाया था? हाँ सर, मुझे ध्यान नहीं कौन सा क्वेश्चन इंसर्जेंसी वाला क्वेश्चन था, कौन सा इन्फिल्ट्रेशन वाला। इन्फिल्ट्रेशन मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। मैंने इंडिया का मैप बना के और ये दिखा दिया था कि कहाँ से क्या क्या होता है। तो अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था इंसर्जेंसी वाला क्या। मतलब जहाँ पे भी आप मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम कुछ भी फिट कर सकते हो ना, आप लगा के आओ वहाँ पे, वो वैल्यू ऐड ही करेगा आपके आंसर को। वैल्यू ऐड करेगा मतलब ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट तो नहीं है कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, बुलेटिन फॉर्म में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसे तो पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आया था मैं। तो मुझे पता नहीं, लोग बुलेट ऐसे तो पैराग्राफ में होना चाहिए, वहाँ पे हेडिंग ऐसे दे रखी है, तो ऐसे तो पैराग्राफ फॉर्म। उसको प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए आप कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट ये कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रामर भी एक पार्ट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे कि क्या ग्रामर वाले पे क्या फोकस, कुछ स्पेसिफिक फोकस दिया था आपने, या फिर चलो ठीक है जयराम जी की चलते हैं ऐसे? नहीं, ग्रामर वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा ठीक है इंग्लिश अच्छा, ग्रामर वाला। तो ग्रामर वाला पार्ट ऐसा है कि अगर आप ग्रामर पे फोकस करके जा रहे हो तो उसमें से आप 25 में से कुछ नहीं तो गिरते बढ़ते कम से कम 18, 17, 18, 19 नंबर आप ले आओगे। वो स्कोरिंग पार्ट पे है। तो अगर आप उसी में पीछे हो रहे हो, अगर आप उसमें 25 में से आपके 10 आ रहे हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वो स्कोरिंग एरिया है, तो उस पर फोकस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम 17-18 आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि आपको 25 में से वहाँ से 20 या 22 आएंगे, वो नहीं आने वाला है। इतने मार्क्स नहीं मिलते ग्रामर में भी आपको, वहाँ पे भी कट करता है यूपीएससी मार्क्स, नहीं तो आपके बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी जनरली बात होगी, पेपर क्या है क्या नहीं, आपने बता दिया कैसे करना है। अब मुझे ये बताओ और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो अभी बच्चों को? कुछ है आपके दिमाग में? नहीं है तो वही बता दो, ठीक है, अब अपने आप देख लेना जो भी है। अगर कुछ कहना चाहते हो जिनसे शायद कोई इंस्पायर हो जाए, या फिर अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आपने ये इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी, 3 साल की जर्नी है, 2 फेलियर हैं, तीसरे साल सिलेक्शन होता है। तो कैसे अपने अप्स एंड डाउन्स को आपने इसको हैंडल किया? क्या अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो कि हाँ लास्ट वाला जो टाइम है, ये फेज है जो 50 दिन का, इसमें मुझे लगता है सब बराबर है या नहीं है? जिसने कितनी मेहनत की हो और आज के टाइम में जिसने थोड़ा बीच बीच में फ्लक्चुएट भी किया मेहनत में, बट 50 डेज जो है इसमें कोई अच्छे से कर गया तो शायद उसके सिलेक्शन के चांस इंक्रीज हो सकते हैं। मैं नहीं कहता 100% होंगे, बट इंक्रीज बहुत हो सकते हैं। बिल्कुल, सिलेक्शन आप जब जागो तब सवेरा वाली बात है। अच्छा। कि अगर आपने अभी भी मेहनत लगा ली तो क्या पता हो ही जाए। तो लेट अस गो विद हो ही जाए वाली बात हम नेगेटिव सोचते थी। तो वो ही मान के अगर आपने 50 दिन भी तैयारी कर, यार ये लंबा प्रोसेस है। मैं बताता हूँ, 2021 में पेपर था, अगस्त 2021 में, मुझे एग्जैक्टली याद है। और 2023 में जाके रिजल्ट आ रहा है। 2021 में पेपर हुआ, 2 दिसंबर में इसका फिजिकल था, फिजिकल मेडिकल। यूपीएससी का ओनली इंटरव्यू था जो कैंसिल हुआ है। नवंबर में मेरे इंटरव्यू की डेट आ रखी थी। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मेरे पास यूपीएससी भवन से कॉल आती है कि आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा होगा। कॉल आई आपके पास? हाँ, मेरे पास कॉल आई। ठीक है। तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा होगा, दोस्त मैं क्यों मजाक कर रहा है भाई। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं यूपीएससी भवन से बोल रहा हूँ। मुझे फिर भी विश्वास नहीं है, वहाँ मेल भेजो मेरे पास। मैंने बोला हाँ सर, मेल आ रही है बस आपके पास। फिर मुझे एग्जैक्टली याद है, मैं था तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास था और मैं जूते लेने जा रहा था इंटरव्यू के लिए। 2-3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था। और फिर कॉल आई, फिर मैं जूते वालूंगी नहीं। तो फिर अभी इंटरव्यू की डेट आई, अप्रैल में था इंटरव्यू। तो मतलब आपकी जो सक्सेस है ना, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन 0.001% है। जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आपके घर वाले हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके आसपास रहने वाले जिनके साथ आप रहना चाहते हो, या जो भी हैं वो लोग। क्योंकि वही लोग हैं जो आप नीचे जाते हो, जब आप अपने डाउन्स में, आप घर वालों को कितना ही बोल लोगे आप घर वालों के सामने, क्योंकि घर वालों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। कोई रिलेटिव पूछ रहा है, कोई उनका दोस्त पूछ रहा है। सही बात है। तो वो पहले से उस प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप उनको प्रेशर नहीं दे सकते कि पापा आज मैं ठीक नहीं हूँ, ये हो। तो वहां पे काम अपने आपके दोस्त जो आपके
मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही झुंड लेके घूम रहे हो। तो 2-3 ऐसे लोग जिनके पास आप कभी भी फोन मिलाओ, दे आर देयर फॉर यू। उन्होंने फोन उठाया तो वो एक तो बीच वाली बात नहीं करेंगे, वो करेंगे आर्या पार वाली बात कि ये ठीक है, ये गलत है। तो आपने सच बोल दिया, लाइट भी चली गई। ठीक है, वो बीच वाली बात नहीं करेंगे, आर्या पार की भी करना ही है आपको, यही है लास्ट, नाउ और नेवर है। तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली से कुछ बात आप शेयर नहीं कर सकते, कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं करते। इनका मानना है कि ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, वो आपको लेके ज्यादा परेशान है, तो कुछ चीजें आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी, बी अ मैन। ठीक है, तो हाँ ओके, तो ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। बाकी जो इंटरव्यू है बचा हुआ, हम जूम कॉल के थ्रू सतेंद्र से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइव सेशन भी आपके साथ में रखवा दूंगी। सतेंद्र बता सकते हैं भाई आपको क्या क्या और करना चाहिए लास्ट के दिनों में, वो पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबी और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचते हो दिस इज नॉट अ मार्केटिंग गिमिक। ये जो जेन्युइन इन्होंने इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए जो इन्होंने फील किया है, जो समझा है इस एग्जाम को, वो सभी इन्होंने बताया। कुछ समझ में आया तो इम्प्लीमेंट कर लेना, नहीं आया तो ठीक है, वीडियो आपने देख लिया, मजा आ गया होगा समझ के। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल। सो सतेंद्र, इतना ही इंटरव्यू था। अब हम सतेंद्र का आपको बताएंगे सुबह से कैसे इनको फॉलो कर रहे थे। अब ये अभी दिस इज गाइस 10 o'clock, इट इज 9:59, रात के 10 बजे है, हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और सुबह से सतेंद्र का कुछ पेपर वर्क कराना था, तो मेरे पास आए, फिर 6 बजे 6:30 हम मिले राजेंद्र नगर। फिर वहां से हम छूटे, फिर हमने थोड़ा डिनर किया और ये सभी चीजें। तो अब जाके हम फ्री हुए हैं। ठीक है, अब जाके हम फ्री हुए हैं। अब लाइट बंद हो गई, अब भी लाइट बंद होगी, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। ठीक है, हम ऐसे ही चलेंगे। और सतेंद्र, आपका जैसे आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है? हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, और भी चीजें बता सकते हैं, कौन सा मटेरियल यूज किया था, कुछ मटेरियल आपको समझना है उस हिसाब से। जो एक जो आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपने किया था कुछ बच्चों को, अच्छा फायदा लगा उससे आपको? अच्छा रियली में? सच बताओ। हाँ, सच बताओ। नहीं सर, जो इंटरव्यू पैनल था, मुझे याद है कि जो पहले मॉक उस टाइम पे मुझे पता, उस टाइम पे शायद आपने लिया नहीं था, जो पहले इंटरव्यूज थे नवंबर के टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे नहीं लिया शायद। तो जब दूसरी बार मेरा अप्रैल में इंटरव्यू आया था, तो मैंने आपके मॉक के लिए रजिस्टर किया था। मैंने यूट्यूब पे आपके प्रीवियस ईयर वाले वीडियोस देख रखे थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके पेपर 2 से रिलेटेड, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, ये सारे। और अपनी मतलब अपनी जो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आपके इनपुट्स दिए थे, वो काम भी किए थे। तो फिर उसके बाद जब मुझे मॉक इंटरव्यू का पता चला कि डिफेंस स्टडीज ले रहा है, तो मैंने उस पर रजिस्टर किया था। मेरी एक ये एडवाइस रहेगी कि सर, जो 2022 का इंटरव्यू आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड अगर वो चला दो ना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर देम। चला तो देंगे यार, वो बहुत हेक्टिक है उसमें, मतलब पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू अगर गाइडेंस है, काफी लोग नहीं आएंगे, काफी लोग आएंगे, उनको फायदा मिलेगा। बट सर, जो पैसे भर के आएगा, वो पैसे तो हम लेते नहीं, फ्री का ज्ञान है, फ्री की इज्जत नहीं है फिर। फ्री की मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने ये बात की थी। वीरेंद्र सहवाग, जिनका सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है, तो वो पहले फ्री में कोचिंग देते थे बच्चों को। ठीक है, फिर उन्होंने बोला मैंने फ्री में इसलिए देनी छोड़ी क्योंकि उनको वैल्यू नहीं हो रही थी उस चीज की। चाहे बच्चा 100 रुपए दे के आए, लेकिन उसको ये रहेगा कि मुझे जाके कोचिंग करनी है, कि मैं मुझे 100 रुपए, घर वाले भी पूछेंगे कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है। ठीक, तो एक वो चीज रहती है कि हाँ फ्री में कर रहे हो, वो आपका वो है सर। लेकिन अगर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अगर पॉसिबल है बच्चों को, क्योंकि मेरी आपसे कांस्टेंट बात थी, तो मुझे पता था आपने वहाँ पे जो गाइड करते रहे कि ऐसे बोलना है वैसे नहीं बोलना, तो वो तो फ्री में ही हुआ था। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मतलब इनपुट ठीक-ठाक कुछ इंटरव्यू में काम आया आपके फाइनली? मेरे शायद मॉक इंटरव्यू आपने अपलोड कर रखा। हाँ, अपलोड मैंने किया, और फाइनल इंटरव्यू में उसमें से सीधे क्वेश्चन आए हैं मेरे कई। अच्छा, वहीं से उठ के मुझे नहीं पता। जो प्रोफाइल से रिलेटेड पूछे थे आपने, जो फादर के प्रोफेशन से रिलेटेड पूछे, जो डाक से रिलेटेड, तो कुछ क्वेश्चन वैसे के वैसे वहाँ पे हैं। तो वो एक तो वहाँ पे जब डैफ से ही आता है आपका, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे उससे पूछा, बट डैफ इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी को डैफ से क्वेश्चन बनाने आते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी बनाता है, हमें थोड़ा बहुत पता है कि कैसे बनते हैं। हमारी पैनल में जो है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हिमांशु सर, वो भी बहुत अच्छा, उनको एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ टाइम ही हैज रिटन मेंस और इंटरव्यू, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस पैनल है हमारा, ऐसा कुछ नहीं।
अच्छा, तो ठीक है, ज़्यादा ही हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, तो अगली वीडियो हम जल्दी शूट करेंगे। जो आप सतेंद्र जी का क्या कर सकते हो, बेसिकली यू कैन फॉलो द इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ से इनसे कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी रिसोर्सेज आपके साथ शेयर भी कर सकते हो, पर्सनल नोट्स जो भी हैं, और कैसे आंसर लिखते थे, आंसर की कॉपी भी आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल गाइस। इसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं।